welcome to their classes. Dear students, good morning everyone. हाँ तो बच्चों, आज आपके लिए जो टॉपिक चल रहा है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इसके पर कुछ स्पेशल मैंने आपका नोट्स तैयार करा है। तो इसमें क्या है कि देखो आपको बेसिकली चैप्टर में होता क्या है इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान देना है। एक ब्रीफ में हल्का सा मैंने इसमें तैयार किया है जिसके लिए आपको ध्यान रखना है कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब चीजें, कितना लिमिट्स के अंदर क्या क्या होता है, और कुछ इसमें आगे बहुत अच्छी अच्छी बातें हम पढ़ेंगे बेटा। तो होता क्या है कि हम लिमिट्स के बारे में कुछ चीजें डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, उनके बारे में बात करते हैं, और आगे आज क्या करना है डिस्कस, उसके बारे में बात करते हैं। लिमिट्स में और कुछ क्या क्या हो सकता है इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे। लिमिट्स को थोड़ा ब्रीफ में समझना है, लिमिट्स को थोड़ा सा आज जो है हल्का सा हमें एक फोकस करके आगे पीछे का सब ध्यान देना है। तो इन बातों को लेकर के आज का लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आपका आज का लेक्चर समझ में आ जाता है तो बेटा ये समझ लीजिए आपको लिमिट्स की बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगी, क्योंकि इसमें लिमिट्स का निचोड़ है एक हल्का सा। तो आप इस निचोड़ को ध्यान से देखिएगा, इसलिए आज की वीडियो बेटा शुरू से लेकर के आखिरी तक पूरी देखने की कोशिश करना, और बेटा कोशिश करने से नोट्स बना लेना ताकि आपको आगे चल के बहुत काम आएगा ये। तो आज के लेक्चर को हम फोकस करते हैं बेटा लिमिट्स में। जैसे हमने बहुत सारी चीजें सीखी, वो क्या सीखा है देखिए, हम लिमिट्स में कुछ चीजें सीख चुके हैं कि हम किसी भी फंक्शन की लिमिट्स फाइंड करते हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड की लिमिट देखी जाती है, और फिर उसमें कुछ कंडीशंस हम बता चुके हैं, जैसे लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, एट दैट पॉइंट। ये तीनों लिमिट अगर आपको सेम मिलती है तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस कहलाता है बेटा। देखिए अगर ये तीनों लिमिट सेम मिलती है तो हमने क्या बताया था आपको, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अगर बेटा लेफ्ट वाली और राइट वाली लिमिट डिफरेंट आ जाती है, लेफ्ट वाली राइट वाली लिमिट डिफरेंट आ जाती है तो फंक्शन क्या बताया था हमने, डिसकंटिन्यूअस। और लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट सेम होते हुए भी अगर ये वैल्यू डिफरेंट आ जाती है तो क्या कहलाता है, डिसकंटिन्यूअस। जब तक तीनों लिमिट सेम नहीं आई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं कहलाएगा, बाकी अदर केस में डिसकंटिन्यूअस कहलाता है। और ये बातें हम पिछले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो आपको प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा ध्यान से देखना है वहां पर, तो आप इन बातों को समझ सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कैसे फाइंड की जाती है, किस लिए फाइंड की जाती है, उससे हमें क्या पता चलता है। लेकिन आगे की कुछ बात करते हैं हम थोड़ा सा कि हम लिमिट्स में किस किस तरह की लिमिट्स फाइंड करते हैं, मोस्टली उन पर ध्यान देते हैं। तो आप लिमिट्स में देखो बेटा, हमारे पास पहले अलजेब्रिकल फंक्शंस होते हैं, अलजेब्रिकल फंक्शंस। अलजेब्रिकल फंक्शंस के ऊपर जितनी लिमिट फाइंड की जाती है उन्हें अलजेब्रिकल लिमिट्स कहा जाता है। सेकंड केस अगर हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हम बहुत पढ़ते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पे जितनी भी लिमिट फाइंड करते हो बेटा ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट्स कहलाती है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे जितनी भी लिमिट फाइंड करेंगे बेटा वो हमारी एक्सपोनेंशियल लिमिट्स कहला सकती है। क्लियर है? इसी तरह से हमारे पास लोगरिथम फंक्शन होता है, लोगरिथम फंक्शन पर बेस्ड बहुत सारी लिमिट्स होती है। आप प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारे एग्जांपल देख चुके हैं, तो बेटा मैं अलग अलग कैटेगरी का उसको बेसिक कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स बताई थी उसमें मैंने, ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट्स, अलजेब्रिकल लिमिट्स और लोगरिथम लिमिट्स, एक्सपोनेंशियल लिमिट्स। वो लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट था आपका, तो इसलिए हमारे पास कुछ इस टाइप की लिमिट्स होती है, अलजेब्रिकल, ट्रिग्नोमेट्रिकल, एक्सपोनेंशियल और लोगरिथम लिमिट्स। क्लियर है? लेकिन यहां पर इवैल्यूएशन ऑफ द अलजेब्रिकल लिमिट्स, मतलब अलजेब्रिकल लिमिट्स में किस किस टाइप की इवैल्यूएशन होती है, किस किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत फोकस करने वाली बात है। ध्यान से देखना बेटा, अगर हमारा इवैल्यूएशन ऑफ द अलजेब्रिकल लिमिट्स की हम बात करें तो वहां पर क्या है, किस किस टाइप की हम लिमिट्स फाइंड करते हैं। क्लियर है? इन बातों को ध्यान देंगे तो पहला कंडीशन होती है, तो हाँ तो बच्चों यहाँ अलजेब्रिकल लिमिट्स के बारे में बात कर रहे थे हम, इवैल्यूएशन ऑफ द अलजेब्रिकल लिमिट्स। देखिए ध्यान से समझना, सबसे पहले अलजेब्रिकल लिमिट्स पे ध्यान दिया जाता है। इसमें कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड के होते हैं। डायरेक्ट मेथड मींस क्या होता है कि आपको उसमें कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनती। जब कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनती तो हम डायरेक्ट उसमें वैल्यू रख देते, आंसर आ जाता है। क्लियर है बेटा? तो उसे कहा जाता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। जब किसी फंक्शन के अंदर कहीं पर कोई डायरेक्ट वैल्यू रख करके आंसर आ जाता है तो उसे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। जैसे मैंने कहा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के 6, आप इसमें क्या करें, x की वैल्यू डायरेक्ट 2 रख दो, तो इसमें क्या है आपके पास 10 प्लस 6 प्लस 4 कितना होगा बेटा 20। तो इसे डायरेक्ट फॉर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायरेक्ट फॉर्म या डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या कहा जाएगा? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड।
जहां पर इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनती वहां डायरेक्ट मेथड आता है। और याद रखना ये तो हर क्वेश्चन में लगना ही लगना है। बाद में कोई भी मेथड होगा बाद में डायरेक्ट फॉर्म लगा करके ही आंसर आता है। जब इंडिटरमिनेट फॉर्म खत्म हो जाती है, फंक्शन सिंपलीफाई हो जाता है, तो तब जाकर के बेटा डायरेक्ट फॉर्म ही लगानी होती है। दूसरा क्या होता है? फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन में कहीं ना कहीं 0/0 की फॉर्म बैठी होती है। 0/0 की फॉर्म जब आपको मिलेगी वहां फैक्टर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में सेम बैठा होगा, जो 0 बना रहा होगा न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। अभी हम डिस्कस करेंगे इसमें फैक्टराइजेशन मेथड। थर्ड क्या होता है? हमारा रेशनलाइजेशन मेथड होता है। कहीं ना कहीं फंक्शन हमें इरेशनल फॉर्म जो 0 आंसर बनाती है, जो 0 वैल्यू बनाती है, तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रही होती है, उसे रेशनलाइज करना होता है, तो रेशनलाइजेशन मेथड कहलाता है। यूजिंग सम स्टैंडर्ड रिजल्ट, यूजिंग सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं उनके हिसाब से हमें कुछ लिमिट्स फाइंड करते हैं, वो भी हम कहीं ना कहीं क्वेश्चन में पीछे देख चुके, आगे देखेंगे, इसमें सब कुछ पता चलेगा बेटा। नेक्स्ट क्या होता है हमारा? मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग लिमिट्स व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कहलाता है, याद रखना है। x टेंड्स टू इनफाइनाइट फॉर्म क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली कंपटीशन में कहीं ना कहीं जरूर बैठा होता है, मोस्टली इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है, तो याद रखना है ये x टेंड्स टू इंफिनिटी हो या x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी फॉर्म हो, दोनों स्पेशल क्वेश्चन कहलाते हैं। इसके ऊपर हम स्पेशल क्वेश्चन आपको बताएंगे, 100% चांसेस रहते हैं क्वेश्चन आने के, इसलिए इस फॉर्म को बेटा बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। सर स्पेशल फॉर्म बिल्कुल अल्टीमेट फॉर्म कहलाती है बेटा, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। 1 टू दी इंफिनिटी फॉर्म, इनफाइनाइट टू दी पावर 0 फॉर्म और 0 टू दी पावर इंफिनिटी फॉर्म, बहुत स्पेशल, बिल्कुल स्पेशल क्वेश्चन होते हैं बेटा। याद रखना इन पे कंपटीशन ज्यादातर इन पे घूमता है, ये बेसिक है। अगर ये बेसिक आपको आता है, देखिए ध्यान देना, अगर ये बेसिक आपको आता है ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है, इनके बिना कहीं ना कहीं आगे के पार्ट में प्रॉब्लम होती है, तो याद रखना आगे की फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आज मैं इन पर सब पे डिस्कस करूंगा बेटा, देखिए ध्यान देना। इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है? पहली बात यहां पर ध्यान देना, कुछ बच्चे नहीं जानते इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म होता क्या है? जैसे 0/0 की फॉर्म, इंफिनिटी फॉर्म, इंफिनिटी माइनस इनफाइनाइट फॉर्म, 0 into इंफिनिटी फॉर्म, 1 to the power इनफाइनाइट फॉर्म, इनफाइनाइट की पावर 0, 0 की पावर इंफिनिटी, 0 की पावर 0, इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी, कुछ आगे ऐसा भी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये स्पेशल 7 फॉर्म होती है। 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म, 0 को 0 से डिवाइड करके कोई फाइनाइट आंसर एकदम से नहीं आता, आप एग्जैक्ट कोई आंसर नहीं बता सकते, लेकिन वो सॉल्व करने के बाद कुछ अपना आंसर, हर क्वेश्चन अलग अलग देते हैं। 0/0 हर क्वेश्चन बेटा अलग अलग आंसर देते हैं। आप 2 को 4 से डिवाइड करके हाफ ही बोलेंगे, 2 को 4 से डिवाइड करके हमेशा हाफ आएगा, या 4 को 4 से डिवाइड करके हमेशा 1 आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करके 1 आएगा, 10 को 10 से डिवाइड करके 1 आएगा, लेकिन 0 को 0 से डिवाइड करके आंसर अलग अलग आते अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे जैसे क्वेश्चन अलग अलग होंगे उनके आंसर भी अलग अलग होते हैं, इसलिए आप इसे इंडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। 0 न्यूमरेटर में भी 0 डिनोमिनेटर, लेकिन आंसर चेंज होते हैं। इनफाइनाइट को इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो बेटा आंसर अलग अलग आएंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ आंसर अलग अलग आते हैं। सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू माइनस करके आपको पता है 0 आता है, लेकिन यहाँ पर इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी एग्जैक्ट नहीं पता क्या आंसर आएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी वैल्यू आ सकती है। 0 into इंफिनिटी, बहुत से लोग जानते हैं 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 आता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। 0 into इंफिनिटी एक स्पेशल फॉर्म होती है जो आपको आंसर अलग अलग देती है। 1 to the power इंफिनिटी, बहुत से लोग कहते हैं कि 1 के ऊपर कोई भी पावर लगाओ 1 आंसर आता है, लेकिन बेटा लिमिट में ऐसा नहीं है। 1 to the power इंफिनिटी तो बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन आईटी के होते हैं, याद रखना बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन होते हैं। इंफिनिटी की पावर 0, किसी के ऊपर 0 पावर लगाते लोग कहते हैं 1 आता है, लेकिन यहाँ पर क्या है 12th में अगर हम कंपटीशन में बात करें, 11th में बात करें, आईआईटी की बात करें, कंपटीशन में बात करें, बेटा इनकी मीनिंग ही अलग है। इन्हें इंडिटरमिनेट फॉर्म इसलिए नहीं कहते, इनके आंसर अलग अलग आते हैं। 0 के ऊपर कोई भी अगर इंफिनिटी पावर बैठी उसकी भी आंसर अलग अलग आते हैं। तो याद रखने वाली बात है
तो ये 0/0 की फॉर्म है, ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये सब बहुत ही स्पेशल केस कहलाते हैं। यहां पर मैं एक बात बताना चाहूंगा बेटा, होता क्या है कि हमें थोड़ा सा और याद रखना है, समथिंग अपॉन जीरो, समथिंग अपॉन जीरो ऑलवेज नॉट डिफाइंड होगा। समथिंग अपॉन जीरो, किसी भी वैल्यू को जीरो से डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइंड आएगा। लेकिन दूसरा केस है जीरो अपॉन समथिंग, तो बेटा जीरो आएगा। जीरो अपॉन समथिंग क्या आएगा? हमेशा जीरो। थर्ड केस बताता हूं, इसमें थर्ड कैटेगरी हमारी होती है समथिंग अपॉन इंफिनिटी, समथिंग अपॉन इंफिनिटी ऑलवेज जीरो आएगा। समथिंग अपॉन इंफिनिटी, समथिंग अपॉन इंफिनिटी ऑलवेज जीरो। याद रखना है बेटा, जीरो अपॉन समथिंग जीरो, समथिंग अपॉन इंफिनिटी जीरो। ये बातें तीन बहुत स्पेशल है, बहुत से बच्चे गड़बड़ करते हैं। जैसे भाई दिए हमारे पास कहीं वैल्यू बन गई 2/0, तो हम इसे बेटा नॉट डिफाइंड बोलेंगे। हमारे पास किसी ने कहा 0/5, तो जीरो आएगा। हमने कहा 3/इंफिनिटी, तो बेटा ये हमेशा क्या देगा? जीरो। इन बातों को याद कर लो। देखिए सिंपल, देखो कहीं ना कहीं लिमिट्स में ये सब बहुत प्रॉब्लम आती है, बच्चा कहीं भी मिस्टेक कर जाता है। बेटा कांस्टेंट वैल्यू को जीरो से डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइंड, जीरो को किसी भी कांस्टेंट से डिवाइड करोगे तो जीरो, समथिंग को इंफिनिटी से डिवाइड करो जीरो। याद रखो हमेशा, इसलिए ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं लिमिट में ये मिस्टेक बच्चे बहुत करते हैं, इसलिए बेटा इसको मेरे हिसाब से आप प्रैक्टिस में पहले 5 मिनट इस पर देना जरूर। उल्टे सीधे जो चाहे लिखना, उल्टा सीधा नंबर कुछ भी लिखो, उसे जीरो से डिवाइड करो। बहुत से बच्चे जल्दबाजी में जीरो लिख देता है, कुछ भी लिख देता है, वो नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट कुछ भी लिख सकते हैं। जीरो को समथिंग से डिवाइड करो, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो याद रखो बेटा जीरो होगा। समथिंग को इंफिनिटी से डिवाइड करो, कोई प्लस में नंबर हो या माइनस में नंबर हो, जी अगर इंफिनिटी नीचे बैठा है तो वो क्या आंसर देगा आपको? ऑलवेज जीरो प्रोवाइड करेगा। तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में इनका बहुत यूज है, बहुत जगह जगह क्वेश्चन आएंगे। कहीं ना कहीं क्वेश्चनों में इस तरह से बच्चा समझ जाता है, कुछ भी गड़बड़ कर देता है। अरे जब तक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 0/0 नहीं होगा, इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होगी। इंफिनिटी को इंफिनिटी से डिवाइड नहीं करोगे, इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होगी। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी नहीं हुआ, इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं कहलाएगी। 0 into इंफिनिटी जब तक नहीं होगा तो इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आएगी। 1 to the power इंफिनिटी, 0 इंफिनिटी की पावर 0, 0 की पावर इंफिनिटी। तो याद रखने वाली बातें हैं। तो यहाँ पर कुछ डायरेक्ट मेथड तो आप कर सकते हैं। जैसे डायरेक्ट मेथड पे एक छोटा सा एग्जांपल और दे देते। आपसे कोई कहता है ऐसे, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 cos x अपॉन 3 प्लस के 2 sin x। अब ये जीरो यहां रखो, cos 0 की वैल्यू क्या होती बेटा? 1, 3 प्लस 2 के साथ क्या बैठा है? 0, तो आपका 1/3 आंसर आएगा। नहीं समझे बात को? इसमें कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, यहां पर कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। अगर आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा तो बेटा इन बातों को ध्यान से देखो। मैं छोटी छोटी बातें यहां थोड़ा एडजस्ट करके दिखाता हूं। डायरेक्ट मेथड कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ फैक्टराइजेशन की जरूरत पड़ेगी। मैं फैक्टराइजेशन का यहां पर एक छोटा सा आपको पार्ट करके दिखा देता हूं। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल यहां लिखता हूं, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2x² माइनस 5x प्लस के 6 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। ध्यान देना बेटा, ये x की वैल्यू 2 यहां रखो तो न्यूमरेटर 0 आएगा, क्योंकि इसके अंदर एक फैक्टर बैठा हुआ है। देखिए अगर आप बेसिकली कुछ जानते हो तो x माइनस 2 और x माइनस 3 इसके दो फैक्टर होते हैं, डिवाइडेड बाई x माइनस 2। देखिए अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है वो 0 बनाता हो, इसको यहां से खत्म कर दो। खत्म करने के बाद ये डायरेक्ट फॉर्म में चला गया बेटा। अब आप इसमें x की वैल्यू डायरेक्ट 2 रख सकते हो, तो आंसर क्या आ गया मेरे पास? 2 माइनस 3 दैट मींस माइनस 1। तो डायरेक्ट फॉर्म में जाएगा क्वेश्चन। फैक्टराइजेशन जो होगा वो डायरेक्ट फॉर्म में आपके क्वेश्चन को लेके जाएगा बेटा। इसलिए याद रखना है
कि आपको फैक्टराइजेशन पे वर्क करना है, डायरेक्ट मेथड तो आना ही आना है, रेशनलाइजेशन का हम मेथड करेंगे। यहां पर एक देखो छोटा सा क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूं। उसमें देखो जैसे ये है, हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो बेटा ये क्या है, आपने जब हम क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं अलग अलग कैटेगरी के, तो अलग अलग कैटेगरी के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उन बातों को समझना है। जैसे मेरे को यहाँ एक अच्छा सा एग्जाम्पल है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2, ध्यान से देखना, x क्यूब माइनस के 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6। आपको पता है इसमें x माइनस 2 x माइनस 3 फैक्टर होते हैं। याद रखो इस इक्वेशन को बेटा, ये बहुत कंपटीशन में कहीं ना कहीं क्वेश्चन बैठा हुआ दिखाई देता है। इसके 3 फैक्टर होते हैं। अगर आप इस इक्वेशन को रट लो तो बहुत बढ़िया बात है। मैं तो हमेशा कहता हूं बेटा, ये इक्वेशन हमेशा रटी होनी चाहिए। अगर नया आएगा क्वेश्चन एक अलग बात है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इक्वेशन आपको कैलकुलस में बहुत सारी जगह आपको चैप्टर में ये दिखाई देती है। इस इक्वेशन को अगर हम बात करें तो बेटा ये इस नंबर की वजह से 0 बन रहा था। बोलो क्लियर है? तो फैक्टराइज भी मैंने इसलिए किया, ये 0/0 की फॉर्म है। चेक करके देख लो डायरेक्ट। जब आप डायरेक्ट वैल्यू रखोगे तो ये 0/0 की फॉर्म देगा। आप इसमें डायरेक्ट 2 रखना, इसमें 2 रखना, न्यूमरेटर 0 आएगा, डिनोमिनेटर 0 आएगा। तो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वो फैक्टर सेम होगा तभी तो वो 0/0 बना है। उसे कैंसिल कर दो तो बेटा यहाँ क्या देगा, 2 - 1 और 3, यहाँ 2 - 3 और नीचे क्या है बेटा, सॉरी यहाँ पर तो देखो 2 फैक्टर ये कैंसिल हो गए, बहुत अच्छी बात होगी। बोलो क्लियर है? x - 3 ऊपर भी है, x - 3 नीचे भी है, तो आपके पास सिर्फ एक ही नंबर बचा। बोलो क्लियर है? तो ये क्या आंसर देगा, 1। तो कहीं ना कहीं फैक्टराइजेशन का यूज होता है। अब जैसे मैं यहाँ पर एक फैक्टराइजेशन के पर एक का एग्जांपल और दे देता हूं बढ़िया सा। जैसे हमारे पास लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 x क्यूब माइनस 8 अपॉन x माइनस 2। अब बेटा ये a क्यूब माइनस b क्यूब बैठा है, लेकिन इसमें अगर आप वैल्यू 2 रखते हो तो ये 0/0 की फॉर्म है। और जब 0/0 की फॉर्म है तो बेटा हम इसे लिखेंगे x माइनस 2 और बेटा x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस के 2 इंटू x और नीचे x माइनस 2 बैठा हुआ था। देखो ये फैक्टर बना जो कॉमन था, और कॉमन फैक्टर वो 0 दे रहा था आंसर, इसलिए उसको क्या किया, कैंसिल किया। तो वैल्यू डायरेक्ट फॉर्म में चली गई, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2। तो देखो 4 + 4 + 4 = 12। तो कहीं भी फैक्टराइजेशन आएगा तो याद रखना वो डायरेक्ट फॉर्म में जरूर जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं? ये दोनों कैटेगरी आपको बहुत आसान है, आनी चाहिए। थर्ड कैटेगरी को लेके चलते हैं और भी बढ़िया हो जाएगा। तो बेटा इसे यहां तक नोट करके मैं थर्ड आपको बताता हूं रेशनलाइजेशन पे, ठीक है ना? तो ये सब बातें आपको ध्यान देनी है, ठीक है ना? एक क्वेश्चन हम रेशनलाइजेशन पे लिख देते, इसे नोट कर लीजिए आप फटाफट।